देश में जिस तरह से इस वक्त माओवादियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि वाकई में माओवादियों की स्थिति एकदम से खराब हो चुकी है। इतनी खराब कि हर कोई अब लगातार हथियार लेकर वापस लौट रहा है। सबसे पहले महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा, जो कि पोलित ब्यूरो है, वो अपने 60 साथियों के साथ लौटे। उसके बाद फिर हाल ही में सेंट्रल कमेटी में पदोन्नत हुए रुपेश उर्फ सतीश कोपा ने अपने 210 साथियों के साथ हथियार लेकर वापसी की। तो उसके बाद सुनील उर्फ जगतार ने गरियाबंद में अपने 7 साथियों के साथ हथियारों के साथ वापसी की। ये लगातार पलायन का दौर चल रहा है माओवादी संगठन से वापस मुख्य धारा में लौटने का। माओवादी इसे पलायन भी मान रहे हैं, लेकिन इसको लेकर अब दूसरी तरफ माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। इसी बीच माओवादियों के सेंट्रल कमेटी या फिर पोलित ब्यूरो और जो सबसे बड़े पद के जो प्रवक्ता है, केंद्रीय प्रवक्ता अभय ने एक पत्र जारी किया है और इस पत्र में उन्होंने एक बार फिर से वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा और सतीश को गद्दार कहा है और साथ ही साथ कहा है कि उन्हें पार्टी की गाइडलाइन के ऊपर उंगली उठाने का कोई भी अधिकार नहीं है। 3 पन्नों का ये पत्र है, इस पर क्या कहा है उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जिस तरह से 2024 के बाद से लगातार ऑपरेशन चले, कई आश्चर्यजनक चीजें इन 2 वर्षों में देखने को मिली माओवादियों के इलाके में या माओवादियों के संबंध में। सबसे पहले तो ये बात काफी आश्चर्यजनक थी कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज थी, ऐसी क्या चीज केंद्रीय गृह मंत्री को दिखी, कैसे उन्होंने अनुमान लगाया और उन्होंने ये तय कर दिया कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से माओवाद समाप्त हो जाएगा। ये बात अलग है कि आने वाले समय में कुछ समय के बाद जो नेता है या जो सरकार है, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि 31 मार्च 2026 तक हथियारबंद माओवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि विचारधारा समाप्त होगी कि नहीं इस पर संदेह है, लेकिन हथियारबंद माओवाद समाप्त हो जाएगा। ऑपरेशन धुआंधार चलाए गए, लगातार बड़े बड़े माओवादी मारे गए, जिसमें सेंट्रल कमेटी, DKSZC और DVCM की तो भरमार थी। और उसके बाद वो स्थिति भी देखने को मिली जो मुझे लगता है कि इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली रही होगी, कि हथियार लेकर बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर तक के सभी माओवादी, जिसमें बड़ी संख्या है, वो वापस लौटने लगे। सरकार ने कहा कि ये समर्पण नहीं, पुनर्वास है, लेकिन माओवादियों ने जो अभी भी लौटने को तैयार नहीं है, उन्होंने वापस लौटने वाले माओवादियों को गद्दार कहा, कोवर्ट जैसे शब्दों का प्रयोग किया। और अब एक बार फिर से उनके लिए 3 पन्नों का प्रेस नोट आया है। इस प्रेस नोट में ये संभवतः जो है अभय के नाम से प्रेस नोट है और जहाँ तक उम्मीद जताई जा रही है कि हालांकि जो भी माओवादी हाल फिलहाल में वापस लौट रहे हैं, उनका कहना है कि अभी कोई भी पोलित ब्यूरो या किसी भी सदस्य को महासचिव नहीं चुना गया है बसवराजू की मौत के बाद। लेकिन ये भी कयास लगाया जा रहा है कि देवजी सबसे प्रबल दावेदार है माओवादी संगठन के महासचिव चुने जाने को लेकर। तो ये भी माना जा रहा है कि ये जो अभय के नाम से प्रेस नोट आया 3 पन्ने का, और इसकी भाषा शैली को देखते हुए लग रहा है कि ये प्रेस नोट भी देवजी ने ही जारी करवाया है। तेलुगु और अंग्रेजी में 3-3 पन्नों का ये प्रेस नोट आज हमारे पास पहुंचा है, जो कि 5 नवंबर को लिखा गया था। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पर क्या लिखा है मैं आपको पहले उसे विधिवत पढ़कर सुनाता हूं, फिर इस पर और आगे बात करेंगे। सबसे पहले इन्होंने लिखा है, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्रीय समिति प्रेस विज्ञप्ति 5 नवंबर 2025 की ये प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें उन्होंने लिखा है, राजनीतिक रूप से पतित गद्दार सोनू और सतीश को, ये अंग्रेजी में है जिसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन प्रेस नोट आप अंग्रेजी में देख रहे हैं। हमारी पार्टी की लाइन पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी दीर्घकालीन जनयुद्ध की राह पर दृढ़ता से आगे बढ़ती रहेगी। उस पर आगे लिखा हुआ है, केंद्रीय समिति और हमारी पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड सोनू तथा दंडकारण विशेष जोनल कमेटी के सदस्य सतीश ने अवसरवादी और विघटनकारी रवैया अपनाया, कुछ कैडरों को धोखा दिया और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ सरकारों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों ही राजनीतिक रूप से पूरी तरह पतित हो चुके थे। उन्होंने दोनों राज्य सरकारों से समझौता किया और योजनाबद्ध तरीके से आत्मसमर्पण किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने प्रेस से कहा कि सोनू ने 3 महीने पहले आत्मसमर्पण के लिए उनसे सलाह मशविरा किया था। सतीश ने पत्रकारों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री से परामर्श किया। इन चर्चाओं के आधार पर गढ़चिरौली जिले के पुलिस अधिकारी ने खुलेआम घोषणा की कि क्षेत्र में कुछ समय के लिए अभियान रोके जाएंगे। नारायणपुर जिले के पुलिस अधिकारी ने भी इसी के अनुरूप आदेश जारी किया।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के बीजापुर व नारायणपुर जिलों की सरकारी सशस्त्र सेना ने सुरक्षा मुहैया करवाई। 13 से 16 अक्टूबर के बीच दोनों राज्यों की सीमा और इंद्रावती नदी के किनारे बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए ताकि उनके आत्मसमर्पण को आसान बनाया जा सके। दोनों ने सौहार्दपूर्ण रवैये और राज्य के साथ सहयोग करते हुए अपनी राजनीतिक जीवन यात्रा समाप्त की। सोनू और सतीश, जिन्होंने भारतीय राज्य के सामने आत्मसमर्पण किया है, पार्टी लाइन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं ताकि अपने राजनीतिक पतन को छिपा सकें। वे कहते हैं कि देश और समय की परिस्थितियों में बदलाव को देखते हुए दीर्घकालीन जनयुद्ध की रणनीति पुरानी हो गई है, इसलिए वे अस्थायी रूप से सशस्त्र संघर्ष से पीछे हट रहे हैं और जनता के संघर्षों में खुले तौर पर भाग लेंगे। वे यह भी कहते हैं कि हमारी पार्टी के शहीद कॉमरेड नंबाला केशवराज ने कहा था कि पार्टी को हथियार छोड़कर शांति वार्ता में जाना चाहिए। यह बात पूरी तरह से झूठ है। सोनू और सतीश तथ्य को तोड़ मरोड़ रहे हैं। वास्तव में कॉमरेड नंबाला केशवराव ने सतीश को लिखा था कि वह शांति वार्ता की पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। उन्होंने लिखा कि पार्टी को कभी भी हथियार छोड़कर बातचीत में नहीं जाना चाहिए और यदि कभी ऐसा सवाल उठ भी जाए तो उस पर विचार केवल केंद्रीय समिति ही कर सकती है। उन्होंने विश्व क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास याद दिलाया कि जहां भी दमन बढ़ा वहां क्रांतिकारी पार्टियों ने बहुत नुकसान सहा, जनता को भारी कष्ट हुए और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह भी लिखा कि चिली में पार्टी ने हथियार छोड़ दिए, खुले में आई और अंततः निष्क्रिय हो गई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कगार में हुए नुकसान से बचने के लिए पूरी पार्टी को केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो द्वारा 2024 फरवरी व अगस्त में तैयार की गई रणनीतियों को दृढ़ता से लागू करना चाहिए था। ये पोलित ब्यूरो वाला जो पत्र है ये भी 22-24 पन्ने का है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको भी किसी दिन आपको विधिवत पढ़कर बताऊंगा कि उन्होंने पोलित ब्यूरो ने 2024 में क्या सर्कुलेशन अपने पार्टी के लिए जारी किया था। आगे लिखा हुआ है, और परिस्थितियों के अनुसार नई रणनीति अपनानी चाहिए। इसलिए बहुत साफ है कि कॉमरेड नंबाला केशवराव ने कभी यह नहीं कहा कि पार्टी को हथियार छोड़कर शांति वार्ता के लिए जाना चाहिए। हमारी पार्टी की केंद्रीय समिति ने देश और समय की बदलती परिस्थितियों पर 2021 में भारत में उत्पादन संबंधों में परिवर्तन हमारा राजनीतिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज जारी किया था। दस्तावेज ने बताया कि यद्यपि देश में सामंतवाद कुछ हद तक कमजोर हुआ है, परंतु मुख्य विरोधाभास अब भी वही है। इसमें यह भी बताया गया कि पहले की तुलना में पूंजीवादी संबंध कुछ क्षेत्र में बढ़े हैं, फिर भी अधिकांश जन समुदाय कृषि पर निर्भर हैं। भूमि प्रमुख मुद्दा है और यही कारण है कि हमें दीर्घकालीन जनयुद्ध की राह पर चलते रहना चाहिए। दस्तावेज ने पिछले दशकों में आए बदलाव का विवरण दिया और सामरिक बदलावों को बताया। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि रणनीतियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लागू किया जाए। न तो सोनू और न ही सतीश ने कभी इन दस्तावेजों पर आपत्ति जताई थी। अब वे दस्तावेज के विपरीत बयान दे रहे हैं। यदि वास्तव में उन्हें पार्टी की चिंता होती तो वे देश की परिस्थितियों का अध्ययन कर सुझाव देते। यदि पार्टी के भीतर बहस होती तो वह स्वस्थ प्रक्रिया होती, लेकिन बजाय इसके उन्होंने राज्य के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरे पन्ने में लिखा है, लेकिन उन्होंने अपने जिम्मेदार पदों और कैडरों में राजनीतिक अध्ययन की कमी का फायदा उठाया और उन्हें गुमराह किया। उन्होंने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया और अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए। एसजेडसी के कुछ पूर्व सदस्यों ने उनके गलत विचारों को स्वीकार किया और साथ ही आत्मसमर्पण कर दिया। यह उनके अध्ययन की कमी को दर्शाता है। शोषक शासक वर्ग हमेशा हमारे देश या किसी भी देश में क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ दमनात्मक अभियान चलाते हैं, क्योंकि यह आंदोलन आगे बढ़ रहा होता है। क्रांतिकारी आंदोलन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कैडर पलायन करते हैं, कमजोर तत्व राज्य की ओर झुक जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भारी नुकसान होता है। फिर भी एक क्रांतिकारी आंदोलन पार्टी कभी केवल परिस्थितियों के कारण अपनी रणनीति नहीं बदलती। उसकी रणनीति का परिवर्तन केवल समय और देश की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सोनू और सतीश को इन परिवर्तनों पर बात करने से पहले अपने विचार स्पष्ट करने चाहिए थे। सतही बातें राजनीतिक चर्चा नहीं है। भय और आत्म संरक्षण उनके गलत समझ और विश्वासघात के एकमात्र कारण है। पार्टी ने कभी अपनी गलतियों या कमियों को छिपाया नहीं। केंद्रीय समिति ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को भारतीय सर्वहारा वर्ग के अग्रदूत के रूप में 3 महान हथियारों पार्टी, जनसेना और संयुक्त मोर्चा के माध्यम से विश्लेषण किया और 2020 में एकता कांग्रेस, नवी कांग्रेस के बाद राजनीतिक और संगठनात्मक समीक्षा में इन्हें स्पष्ट किया।
पार्टी के किसी भी रैंक का सदस्य इन बदलावों पर चर्चा करने का अधिकार रखता है। पार्टी संविधान के अनुसार यह जिम्मेदार सदस्यों का कर्तव्य है कि वे ऐसी चर्चाएं करें। सोनू और सतीश ने कुछ हद तक चर्चा की होगी, लेकिन उन्होंने कोई असहमति नहीं जताई। अब सोनू कहते हैं कि सीसी ने केवल गलतियां की और लोगों से माफी मांगने को कहता है। सतीश कहता है कि पार्टी कुछ नहीं कर सकती, या तो हम सब मारे जाएंगे या राज्य हमें आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करेगा। दोनों ने अतिवादी रुख अपनाया। यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांतों के विरुद्ध है, जिन पर वे पहले विश्वास करते थे। सच्चे कम्युनिस्ट द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण से किसी भी पक्ष के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को समझते हैं। वे प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूलताओं और अनुकूल परिस्थितियों में प्रतिकूलताओं का आकलन करते हैं। बिना ऐसी समझ के कोई भी आंदोलन समाप्त हो जाता है। यही गलती सोनू और सतीश ने की। सोनू और सतीश ने गलत राह अपनाई क्योंकि वे समयानुसार अपने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपडेट नहीं कर सके। वे उच्च नेतृत्व, अपनी समिति और अधीनस्थ समितियों से मिली आलोचनाओं को ईमानदारी से स्वीकार नहीं कर पाए। उन्होंने लंबे समय तक अपने सैद्धांतिक, राजनीतिक, संगठनात्मक और व्यवहारिक दोषों को सुधारा नहीं, जिसके कारण वे इस स्थिति तक पहुंचे। वे केंद्रीय समिति पर आरोप लगा रहे हैं। सीसी के सदस्य के रूप में सतीश को अपनी राय समिति में रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपनी राय अपील के रूप में भेजी, जिसे सीसी ने पहले ही अस्वीकार कर दिया। इसके बावजूद अपनी राय पर अड़े रहना उनके राजनीतिक पतन और अवसरवाद को दर्शाता है। एसजेडसी रैंक के सदस्य के रूप में यदि सतीश ने सीसी द्वारा अपनाई गई सैद्धांतिक समझ और रणनीति को लागू किया होता तो यह आंदोलन के लिए बहुत उपयोगी होता, लेकिन उसने अपने व्यक्तिगत मूल्यांकन को प्राथमिकता दी। दोनों ने दमन को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर आंका और दीर्घकालीन जनयुद्ध की प्रक्रिया को समझने को नहीं समझा। उन्होंने पार्टी की गलतियों को तोड़ा मरोड़ा और कैडरों को गुमराह किया। ऑपरेशन कगार के बाद पार्टी ने अपने 8 सीसी सदस्यों, 16 डीवीसी, एसी, पार्टी और पीएलजी और क्रांतिकारी जनता के कई सदस्यों को खोया। कुछ कैडर चिंतित थे कि पार्टी नुकसान से नहीं बच पा रही। सोनू और सतीश ने सशस्त्र संघर्ष छोड़ने और खुले आंदोलन में आने का जो रास्ता अपनाया वह गलत था। वे यह नहीं समझ पाए कि यह पार्टी की मूलभूत नीति के खिलाफ है। वे ऊपरी स्तर पर गलत राजनीतिक समझ के कारण भटक गए। हम उनसे अपील करते हैं कि वे अपने क्रांतिकारी अनुभवों से सबक लेकर उन्हें सही दिशा में लगाएं। ब्राह्मणवादी, हिंदुत्ववादी, फांसीवादी राज्य देश की पीड़ित जातियों और समुदायों पर अत्याचार और क्रूरता कर रहा है। जनता में व्यापक विरोध और प्रतिशोध की भावना है। केंद्रीय समिति ने महसूस किया कि पार्टी इन स्वस्फूर्त संघर्षों को एकजुट करने में पीछे रह रही है। इस कमी को दूर करने के लिए आवश्यक निर्णय लिए गए। कठिनाइयां और विफलताएं पर इन्हें पार किया जा सकता है। कठिनाइयां और विफलताएं हैं पर इन्हें पार किया जा सकता है। प्रकृति में भी तूफान, अकाल और महामारी आते हैं, उसी तरह क्रांति में भी दमन, पलायन और नुकसान होते हैं। जो व्यक्ति इस ऐतिहासिक भौतिकवादी द्वंद्वात्मक सिद्धांत को समझता है वह क्रांति से निराश नहीं होता। जो राजनीतिक समझ से वंचित होता है वह अंततः क्रांतिकारी संकल्प खो देता है। वे जनता और क्रांति के उद्देश्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की जगह अपने जीवन को बचाने के लिए धोखे से पार्टी और जनता से दूर हो जाते हैं। उन्हें पार्टी और जनता द्वारा बहिष्कृत किया जाएगा। ऐसे लोग अंततः प्रतिक्रांतिकारी भी बन सकते हैं। लेकिन जो लोग मासूमियत में गलत रास्ता चुन लेते हैं, यदि वे सही ढंग से सोचें तो वे धीरे धीरे फिर से सही मार्ग पर लौट सकते हैं। क्रांतिकारी कैडर और वर्ग सचेत लोग ऐसे अवसरवादियों के भ्रम में कभी नहीं फंसते। और तीसरे पन्ने में, जो कि आखिरी पन्ना है, उस पर लिखा है, हम आशा करते हैं कि देश के पीड़ित लोग, शोषित समुदाय, लोकतंत्र समर्थक, प्रगतिशील विचारधारा वाले व्यक्ति, पत्रकार और देश की आम जनता इन बातों को समझेगी और क्रांतिकारी आंदोलन में अपनी जिम्मेदारी निभाना जारी रखेगी। हम पुनः स्पष्ट करते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी कृषि क्रांति के माध्यम से नई जनवादी क्रांति को पूरा करने, जनता की राज्य सत्ता को हासिल करने और समानतावादी समाज की दिशा में आगे बढ़ते हुए अंततः साम्यवाद की प्राप्ति के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ेगी। अभय, प्रवक्ता, केंद्रीय कमेटी। ये 3 पन्नों का पत्र अभय, जो कि सेंट्रल कमेटी के स्पोक पर्सन है, इस पर मुझे लगता है कि देव जी ने इस पत्र को जारी किया है और उन्होंने जिस तरह से स्पष्ट तौर पर फिर से एक बार गद्दार कहा और ये सारी चीज़ें कहीं, और ये भी कहा कि गलत निर्णय लिया गया है
वेणुगोपाल और सतीश कोपा के द्वारा, और साथ ही साथ उन्होंने बरगलाकर अपने साथियों को अपने साथ हथियार लेकर आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि सरकार इसे पुनर्वास कह रही है, लेकिन जो माओवादी अभी भी जंगलों में, वो इसे आत्मसमर्पण ही मान रहे हैं। तो इस तरह का पत्र जारी किया है, वो भी उस दौरान जब माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू कर दिए गए। आपको बताएं कि उत्तर बस्तर के इलाके में तो माओवादियों की जो टीम बची हुई है, वो भी संभवतः पुलिस के संपर्क में है और कभी भी आ सकती है। हालांकि उड़ीसा के इलाके में गणेश उइके जैसे सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, जिनके द्वारा बीते दिनों एक पत्र जारी किया गया था, और उस पत्र में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि लड़ाई, ये संघर्ष जारी रहेगी। वहीं दक्षिण बस्तर की अगर बात करें तो हिड़मा, देवा, इर्रा जैसे जो लोग हैं, जो हिड़मा तो सेंट्रल कमेटी के सदस्य हो गए, जो कि देव जी के साथ में मिलकर बीते दिनों बताते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमावर्ती किसी इलाके में इनकी एक बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में देव जी, दामोदर, हिड़मा, इर्रा, देवा और तमाम जो लीडर हैं वो उपस्थित थे। वहाँ उन्होंने इस बात का फैसला भी लिया कि चाहे जो भी स्थिति हो जाए, और स्थिति जितनी भी बुरी हो जाए, उससे लड़कर फिर से आगे निकला जाएगा, और ये हथियारबंद संघर्ष पर विराम नहीं दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में सरकार के हाथ हथियार नहीं सौंपे जाएंगे। वहीं अब एक बार फिर से कर्रेगुट्टा और उसके आसपास के इलाके में ऑपरेशन हिड़मा शुरू कर दिया गया है। हाँ, हालांकि पुलिस ने इस पर कोई इसी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन हिड़मा ही रखा गया है, जिसमें टारगेट है, क्योंकि पुलिस को भी पता है कि जब तक हिड़मा को टारगेट नहीं किया जाए या प्रेशर ना बनाया जाए, जब तक हिड़मा लौट कर नहीं आ जाए या उसकी गिरफ्तारी ना हो जाए, तब तक ये माना नहीं जा सकता कि वाकई में दंडकारण्य से माओवाद समाप्त हो गया है। हिड़मा एक बड़ा चेहरा है, और उसके साथ में जो यंग माओवादियों की एक बड़ी फौज है, बड़ी टीम है, जिसमें लगभग कि 200-250 लोग हैं जिनके पास ऑटोमेटिक हथियार हैं, और उन्हें ही टारगेट करते हुए एक बार फिर से कर्रेगुट्टा और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में जवानों को फिर से उतारा गया है। पुलिस ने प्रेस नोट साझा किया कि एक ऑपरेशन शुरू हुआ है, उस पर कोई उपलब्धि मिलेगी तो पत्रकारों से साझा की जाएगी। साथ ही साथ वहीं विजय शर्मा गृह मंत्री, जो कि कल बीजापुर के दौरे पर थे और आज वो सुकमा भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने वो भी लगातार अपनी तरफ से प्रयासरत है। कल वो बीजापुर में बोले कि जो आएगा उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा, लेकिन जो नहीं आएगा उसके लिए जवान लगातार ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशंस तो चलेंगे ही, और ताकत के साथ चलेंगे। बार बार विनम्र निवेदन है सरकार का, हाथ जोड़ करके लाल कालीन बिछा करके सरकार पुनर्वास करने वालों का स्वागत करेगी, और जो नहीं करेंगे उनको हमारे सशस्त्र बल के जवान मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्हें उसी की तरह जवाब दिया जाएगा जैसा जवाब वो चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर आज सुकमा में हिड़मा की मां से मिले छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा, उनके साथ बैठकर उन्होंने खाना भी खाया, और साथ ही साथ उनकी मां ने भी ये अपील की कि अब बहुत हो चुकी लड़ाई, अब हिड़मा को वापस आ जाना चाहिए। तो ये 3 पन्नों का प्रेस नोट था, और ये सारी स्थिति थी आज की माओवाद को लेकर। मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण प्रेस नोट है ऐसे समय में, जो बहुत बुरी स्थिति से माओवाद गुजर रहा है, उसके बाद उनके बड़े स्तर के जो माओवादी अपने ही साथियों के लिए इस तरह का प्रेस नोट जारी कर रहे हैं। इसे अपने दर्शकों को 2-4 करना चाहिए और रूबरू करवाना चाहिए, इसलिए हमने इस वीडियो को तैयार किया है। पसंद आए शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।